हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आ रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के वीज़ा कैसे अप्लाई होंगे और कितना टाइम ले रहा है और कौन सी प्रोफाइल पे आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आ रही थी, लोग कह रहे थे हमें अपना फाइल लगाए को 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, अभी तक अंडर असेसमेंट में पड़ी है। और बीच में लोगों के फाइल वीज़ा जो मेरे पास भी आ रहे हैं, किसी का 5 दिन में, किसी का 6 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 20 दिन में, ऐसे वीज़ा आ रहे हैं। किसी के 2-2 महीने भी लग रहे हैं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं मतलब मैंने फाइल एक बार सबमिट कर दी तो उसके बाद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सारा उसके बाद एम्बेसी पे रहता है ना। तो मान लो किसी का वीज़ा 10 दिन में आ गया, मान लो एक ही फैमिली में हमने 2 बंदों की फाइल लगाई, एक का वीज़ा आज लगा दिया, एक का कल लगा दिया। ऐसे नहीं जो कल वाले का लगाया उसका पहले आ जाए और दूसरे का लेट हो जाए ना, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो और मेरे हिसाब से जो भी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, जिसको भी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, पहली बात तो पंजाब के क्लाइंट थोड़ा सा ना ही करे तो अच्छी बात है। और गुजरात के क्लाइंट है ना, जो भी गुजरात का और पंजाब का रहने वाला है, मतलब उनका जो एड्रेस है वहाँ का है ना, पंजाब का है या गुजरात का है, तो वो ना ही अप्लाई करें तो अच्छा होगा। बिकॉज पंजाब को और गुजरात को वीज़ास नहीं दे रहे हैं ना। मेरे पास भी, मैंने भी 2-3 बंदों के अप्लाई करे थे, जिसमें सिर्फ एक एक या 2 बंदों के वीज़ा आए हैं, बाकी किसी का वीज़ा नहीं आया है ना। तो मतलब 4 बंदों में से 2 के वीज़ा आए हैं, 2 के वीज़ा आए ही नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से पंजाब वाले क्लाइंट को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए और गुजरात वालों को भी नहीं करना चाहिए है ना। तो गुजरात का और पंजाब का टाइम लग रहा है। गुजरात का मैंने एक ही वीज़ा अप्लाई करा था, वो भी उनका रिजेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से गुजरात वालों को भी नहीं करना चाहिए। और रही बात कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए, जो तो बंदा जॉब करता है उसको अपने वहाँ से एनओसी चाहिए और 4 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए और अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए 4 महीने का। और उसके साथ प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा सकता है अगर है तो। अगर नहीं है तो सी रिपोर्ट बन जाती है, नेटवर्क सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। तो आप लोग बना सकते हो, वो बन जाएगा है ना, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उस पर 1000-1500 रुपये खर्चा आता है, वो बन जाता है। तो साथ में वो भी लगा दो। और अपना ज्वाइनिंग लेटर ला दो। अगर आपके पास जॉब आईडी कार्ड है तो जॉब आईडी कार्ड भी साथ में अटैच करके और लगा सकते। 2 साल का आईटीआर चाहिए, एनओसी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो साथ में लगा दो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा दो साथ में। और जैसे कुछ लोग ना बीच में से बोलते हैं भाई मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पापा के नाम पे है या मेरी मम्मी के नाम पे है, तो नेटवर्क सर्टिफिकेट आप अपने नाम पे बनवा सकते हो सीईओ को बोल के, ऐसी बात नहीं है। तो वो अपना साथ में लगा दो है ना। और जो रही बात बिजनेस प्रोफाइल की, जैसे किसी बंदे के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, मेरे को बीच में फ़ोन आते भी, सर हमारे पास कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है, हमारे पास आईटीआर नहीं है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है लेकिन आईटीआर और बिजनेस प्रूफ नहीं है। तो उसके उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस प्रूफ है, एमएसएमई बोलते हैं, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। वो 500-1000 रुपये लगते हैं, वो आप बन जाता है। वो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते, नहीं तो मेरे थ्रू भी कर सकते, नहीं तो अपने किसी, आप जिस CS आईटीआर भरवाते हो उसको बोल दो, वो आईटीआर आपका एमएसएमई भी बना देगा। और रही बात अपना आईटीआर की, और आईटीआर भी आपकी लेट फीस के साथ भरी जाएगी। जैसे 31 जुलाई तक मतलब कोई लेट फीस नहीं थी, अभी आपका 1000 रुपये लेट फीस लगेगी और 500-1000 रुपये सी लेगा। और लास्ट ईयर आईटीआर का उसका भी 1000 रुपये लेट फीस लगेगी और 500-1000 सी लेगा। मतलब 4045 रुपये का काम है ये आपका। 2 साल का आईटीआर बन जाएगा और आपका बिजनेस प्रूफ भी बन जाएगा इसमें ना। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये बन जाएंगे, प्रॉपर्टी वाला डॉक्यूमेंट भी बन जाएंगे और बड़े आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और मेरे हिसाब से कौन सी स्टेट को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, राजस्थान को करना चाहिए, हरियाणा को करना चाहिए, उत्तराखंड को करना चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी करना चाहिए और अपना जम्मू को करना चाहिए ना। तो मतलब इनके वीज़ास बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और रही बात नेपाल के क्लाइंट की है ना, जो मेरे पास काफ़ी नेपाल से भी क्लाइंट आए हैं, तो उनके वीज़ा से भी आए हैं मेरे पास। मतलब नेपाल के अभी तक 4 फाइल्स आई हैं, 4 में से 3 के वीज़ा आ चुके हैं। आज भी हमारा एक वीज़ा आया है, मतलब 14 अगस्त है आज, तो आज भी उनका वीज़ा आया। तो है ना, नेपाल के क्लाइंट के लिए उनका जॉब करते हुए वही सेम एनओसी और सैलरी स्लिप चाहिए। और वहाँ के टैक्स पेपर होते नहीं है, टैक्स पेपर नहीं चाहिए वहाँ को। और वहाँ के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए वहाँ के है ना बंदों के। तो उनका बस एनओसी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए और जॉब आईडी कार्ड चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट और आधार कार्ड एक होता है उनका, सिटीजनशिप नंबर बोलते हैं उसको, वो चाहिए उनका है ना। और मम्मी पापा का प्रूफ चाहिए, जो अनमैरिड है ना, जो मैरिड है उसके हस्बैंड का पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे बोल दो, वो चाहिए है ना। तो बाकी न्यूजीलैंड का वीज़ा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो भी बंदा मतलब इन स्टेट का रहने वाला है, पंजाब और गुजरात को छोड़ के, तो उन बंदों को अप्लाई करना चाहिए। और कोई इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते किसी को। कुछ लोग 10 लाख दे रहे, कुछ लोग 5 लाख दे रहे। जैसे मेरे क्लाइंट बीच में न्यूजीलैंड पहुंचे हैं जो है ना, तो उन्होंने मेरे को बताया सर यहाँ पे कोई 10 लाख लगा के आया है, कोई 15 लाख लगा के आया है। तो इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मतलब ये लाखों वाला काम नहीं है, हज़ारों वाला काम ही है ना। तो ज़्यादा पैसे फालतू देने की जरूरत नहीं है। इतने में आप पहुंच के वहाँ पे रह के सब कुछ सेटिंग कर सकते हो अपनी है ना। और मेरे पास काफ़ी लोगों को वर्क परमिट के रिगार्डिंग भी फ़ोन आते हैं भी, सर हमें वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे तो हमारा वर्क परमिट कन्वर्ट करा दोगे। तो उसमें आप लोगों की भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा,
बिकॉज वर्क परमिट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको ये सजेस्ट करूंगा भी अगर मान लो आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, 1 ईयर का वीज़ा है जिसमें आप 6 मंथ एक बार में रह सकते हो, है ना, तो आप वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाकर आपको मान लो कोई भी प्रोफेशन में आप इंडिया में कुछ भी काम करते हो, मान लो कुछ भी हाथ का काम आपको आता है, कोई कुक है, कोई मोबाइल रिपेयर करता है, कोई कार रिपेयर करता है, कोई एसी रिपेयर करता है ना, तो आप लोग वहाँ पे जाके बड़े इजीली जॉब फाइंड कर सकते हो अपने लिए। तो कोई जॉब ढूंढना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हाँ वहाँ पे जाके आप एम्प्लॉयर से मिलते हो, जॉब फाइंड करते हो और आपको जॉब मिल भी जाती है तो बड़े आराम से वो आपका वीज़ा कन्वर्ट करवा देंगे, है ना। तो फालतू में जो लोग यहाँ से वर्क परमिट लेके जा रहे हैं, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, तो वो भी देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जाकर जब बंदे को आप अपना टैलेंट दिखाओगे, फोन पे तो आप उनको अपना काम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप अपना काम दिखाओगे भी हाँ जी मेरे को ये काम आता है, तो बड़े इजीली आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है वीज़ा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बीच में मेरे को बोलते हैं सर डेपुटेशन हो रही है, हमें जाने नहीं दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, पता क्या है, मान लो 100 में से 90 बंदे जो पहुंच चुके हैं वो कभी वीडियो डालेंगे भी हाँ जी हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जो 10 बंदे हैं जो पहुंचे नहीं है, ठीक है, वो अपनी गलती की वजह से रुके हैं। तो आप लोग उनकी नेगेटिविटी में, थोड़ा सा हमारी आदत होती है, ह्यूमन नेचर है भी, हम नेगेटिविटी में थोड़ा सा ज्यादा जाते हैं। मतलब जो बंदे पॉजिटिव पहुंच चुके हैं ऑलरेडी वो तो अपनी वीडियो बना के डालेंगे नहीं, जो बंदे पहुंचे नहीं वो वीडियो बना के डाल देंगे। और ना पहुंचने का रीजन पता क्या होता है, मान लो यार आप किसी कंट्री में जा रहे हो, मान लो मैं ही आपके घर पे आ रहा हूँ, आप मेरे से ये तो पूछोगे भी हाँ भाई क्यों आ रहा है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप भी उनकी कंट्री में जा रहे हो यार, मान लो वो ये तो पूछेंगे भी हाँ जी कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, कब आना है वापस। तो अगर आप ये चीज़ों के आंसर भी नहीं दे पाओगे ना तो ऑब्वियसली आपको नहीं एंट्री मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत अपनी तैयारी करके जाओ भी कैसे वहाँ पे रहना है, कहाँ घूमना है, कहाँ कब वापस आना है ना। ऐसे नहीं आप महीने बाद का प्लान दिखा दो, मान लो आप आज चले गए और महीने बाद वापस आऊंगा, ऐसा नहीं होता। मतलब अपने अकाउंट में अगर आपके 3 से 4 लाख है तो 8 से 10 दिन का प्लान दिखाओ, बहुत है, ठीक है। मान लो फ्लाइट भी 1 लाख की होती है यहाँ के आने जाने की अप्रॉक्स, तो वहाँ पे रहने का खर्चा मतलब आपका 2-2.5 लाख में 10-12 दिन का 2-2.5 लाख लगेगा आराम से। तो इसलिए अपने उस तरीके से दिखाओ, ऐसे नहीं आप अकाउंट में 3 लाख है आपके और आप दिखा रहे हो महीने का प्लान भी, हम वहाँ पे महीना लगा के आ रहे हैं ना। तो अपनी बात की थोड़ी बहुत तैयारी रखो, घबराने की जरूरत नहीं है, इमिग्रेशन है तो बड़े आराम से क्लियर हो जाती है, तो फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा भी जिसको वीज़ा चाहिए न्यूजीलैंड का करना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास कुछ और भी है, जैसे कुछ लोगों के बीच में फ्रेश पासपोर्ट है तो वो कह रहे हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा आएंगे, बड़े आराम से वीज़ा आए जी, फ्रेश पासपोर्ट में बिल्कुल आए वीज़ा, और धड़ाधड़ आए हैं जैसे बोल दो, है ना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो बंदे मेरे को बोलते हैं सर साउथ कोरिया करना है या जापान करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा भी आपका फ्रेश पासपोर्ट है, पहली बार साउथ कोरिया जापान ना करें फ्रेश पासपोर्ट ऊपर। अगर आपको करना भी है ना तो न्यूजीलैंड कर लो, न्यूजीलैंड का वीज़ा लेके देन जब साउथ कोरिया भी, अभी तो मत ही करना, चाहे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अभी तब भी मत करना, जब साउथ कोरिया आगे खुलेगा ना, मान लो वीज़ा देने स्टार्ट करेगा, तो आप उनको ये बोल सकते हो भी मेरे पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है ऑलरेडी और मैं साउथ कोरिया बाय साउथ कोरिया जाना चाहता हूँ, इंडिया से साउथ कोरिया और साउथ कोरिया से न्यूजीलैंड, चाहे इंडिया से जापान, जापान से साउथ कोरिया, तो आपके लिए वीज़ा लेना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए जिसका फ्रेश पासपोर्ट है उसको न्यूजीलैंड का वीज़ा लेना चाहिए अगर बंदा गुजरात और पंजाब को छोड़ के कहीं और का रहने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए आगे इन फ्यूचर मान लो किसी और भी बड़ी कंट्री का वीज़ा लेना है, यूके लेना है, कनाडा लेना है, किसी और का भी लेना है ना, ऑस्ट्रेलिया भी लेना है आगे जाकर, अभी तो ऑस्ट्रेलिया दे नहीं रहा वीज़ा किसी को भी, आगे जाके इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया जब ओपन होगा अच्छे से वीज़ा देने स्टार्ट करेगा तब आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पंजाब और गुजरात को छोड़ के जो बंदा और कहीं का रहने वाला है वीज़ा ले लो, आपके लिए चांस है, ये लक्की चांस है जैसे बोल दो ना। अगर हमारे पंजाब और गुजरात को मिल रहा होता तो अभी तक मैं न्यूजीलैंड कब का ट्रैवल्ड होता मैं, बिकॉज मैं खुद पंजाब से रहने वाला हूँ ना। तो इसलिए बाकी कोई भी क्वारी हो कुछ भी हो आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी बने रहिए ट्रैवल उदाहरण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।